दोस्तों भारत के अंदर खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और आप सभी ने देखा होगा कि गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपके दिमाग में दोस्तों एक सवाल ये आना चाहिए कि इतनी गर्मी होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, उसके बावजूद भारत के अंदर लोड शेडिंग जैसी आपको समस्याएं देखने को नहीं मिल रही हैं। यहां पर लगभग ठीक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मैनेज किया जा रहा है। और ऐसे में अगर देखें, पिछले साल भी गर्मी काफी ज्यादा थी, इस साल भी गर्मी काफी ज्यादा है और ऐसे में फिर भी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है उसको पूरी तरह से फुलफिल किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो यहां पर जो कारण है वो ये कि भारत के अंदर जो कोयला इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोयले को इंपोर्ट करके भारत के अंदर बिजली जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन यहां पर किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि भारत का जो कोल इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है और कैसे ये हमारे पूरे ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे बाकी टारगेट्स को किस तरह से अफेक्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहां पर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। देखते हैं दोस्तों इस पूरे मामले को। अगर दोस्तों यहां पर बात करें तो एनर्जी क्राइसिस जैसी समस्या यहां पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई है। लोगों के घरों में एसी चल रहे हैं, रेफ्रिजरेशन बढ़ गया है। तो ऐसे में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने की वजह से यहां पर कोल इंपोर्ट भी करना अब यहां पर देखने को मिलेगा कि भारत को पड़ सकता है और पड़ रहा है। ठीक है, अभी भी पिछले साल से भारत भारी मात्रा में कोल इंपोर्ट कर रहा है और अब ये जो कोल इंपोर्ट है भारत का और ज्यादा बढ़ सकता है। अब अगर यहां पर बात करें भारत के अंदर, क्योंकि हीट वेव से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ चुकी है, तो हमें देखना होगा कि भारत के अंदर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। अगर बात करें तो भारत आपको जो भारत का ओवरऑल जो ग्रिड है, जो भारत का पावर ग्रिड है, वो आपको भारत में 5 रीजन्स में डिवाइडेड देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यानी कि भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर अगर बात करें नॉर्दर्न ग्रिड की, यानी कि जो नॉर्दर्न रीजन है, यहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पर आपको इस समय देखने को मिलता है। गर्मी सबसे ज्यादा यहां पर पड़ रही है। अब अगर बात करें इस रीजन की, सिर्फ नॉर्दर्न यानी कि उत्तर रीजन की अगर बात करें, तो भारत की टोटल कैपेसिटी जो है इस समय, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो है 442 गीगावाट। ठीक है, 442 गीगावाट जो है भारत पूरी बिजली उत्पादन करता है। ऐसे में ये टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ऐसे में इसका 25% जो कि एक बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न रीजन में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न रीजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और यहां पर लगातार जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आती है। और ऐसे में अगर बात करें, इसकी वजह से 25 से 30% जो है जो कोल इंपोर्ट है, कोल का जो आयात है, वो यहां पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है इस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने की वजह से। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कोल पर हमारी डिपेंडेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में वो लगातार बनी हुई है। हालांकि आपने देखा होगा सरकार काफी ज्यादा कदम उठा रही है, जिसके अंदर सोलर पावर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहां पर विंड पावर को, यानी कि रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं एनर्जी के, उनके ऊपर यहां पर काफी ऑलरेडी फोकस दिया जा रहा है। और ऐसे में जब कोल को हम इंपोर्ट करके और ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, तो ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उनको यहां पर समस्या होती है। अब ऐसे में अगर बात करें तो हमारी डिपेंडेंस कितनी है कोल के ऊपर और थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर, तो अगर बात करें यहां पर आप देखते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी भारत के अंदर जनरेट होती है, उसकी 55% अभी भी आपको लगभग कोल से जनरेट होती हुई नजर आती है। ठीक है, लगभग 55% अभी भी आपको थर्मल पावर, मतलब थर्मल में अगर आप बोले तो मेजरली आपको कोल ही यहां पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो अगर ओवरऑल देखें थर्मल पावर जो है, यानी कि आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप हीट से पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से अगर बात करें, यहां पर हम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जिनको जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसका 55% हिस्सा आपको देखने को मिलता है। यानी कि 55% एनर्जी भारत के अंदर थर्मल पावर प्लांट से आती है, यानी कि सोलर एनर्जी से नहीं आती, यानी कि हाइड्रो पावर एनर्जी प्लांट से नहीं आती है, सिर्फ ये आती है थर्मल पावर प्लांट में। और इसमें से भी अगर देखें तो मेन जो इस्तेमाल होने वाले फ्यूल हैं वो कौन है? एक आपको कोल मिलेगा, दूसरा आपको गैस मिलेगी कि भाई आप गैस को जलाकर भी पानी को भाप में बदल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें
55% जो आपको देखने को मिलता है थर्मल पावर प्लांट में, इसमें से भी जो एनर्जी जनरेट होती है 90% कोल से आती हुई आपको देखने को मिलती है। तो लगभग यहां पर बताया जाता है लगभग 49% के आसपास भारत के अंदर अभी भी कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। और आपने कई बार देखा है कि भारत के अंदर पॉल्यूशन की समस्या जो रहती है, पार्टिकुलेट मैटर की, फ्लाई ऐश की, ये सारी समस्या जो है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपको जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें कोयला जलाया जाता है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर कोयले पे हमारी डिपेंडेंस काफी भारी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। और कोयले का इसीलिए इंपोर्ट यहां पर बढ़ सकता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी तो हम सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कोयले से उत्पादन करते हैं, तब ऐसे में हम कोयले को ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। और इसके साइन जो है वो पहले ही दिखने लग गए थे। अगर आप बात करें अप्रैल तक की, तो अप्रैल तक की बात करें 2024 अप्रैल तक की, जो कि हमें डेटा बताता है 2023 से 2024 तक का। अगर 2023 से 2024 तक के डेटा को यहां पर देखें तो भारत का जो कोल इंपोर्ट है वो ऑलरेडी 13% से आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों पिछले साल भी जो है मॉनसून बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आया था और ऐसे में जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर पानी जो था रिजर्वॉयर्स के अंदर वो कम था। तो ऐसे में यहां पर हमें फिर से जो हमारी डिपेंडेंस हमारी बनी रही वो कोयले पर ही बनी रही। तो इसके साइन हमें पहले ही दिखने लग गए थे। पिछले साल ही हमने कोयला इंपोर्ट करा अच्छे से। अब ऐसे में अगर बात करें इस साल तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, हीट वेव बहुत ज्यादा चल रही है। तब ऐसे में अगर बात करें तो यहां पर यही कहता है कि 2024 में अब शुरुआत के साल में यह आंकड़ा और आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2024-25 का जो आंकड़ा आएगा उसमें 2024-25 का जो शुरुआती आंकड़ा होगा, शुरुआती महीनों का, उसके अंदर आपको कोल इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहां पर एल नीनो जो फिनोमिना है, एक ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो बारिश है, मॉनसून है, वो फिर से आपको वीक देखने को मिलेगा भारत में। और इसकी वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनसे बिजली कम उत्पादन होगा और ऐसे में यहां पर भारत को फिर से कोल पर डिपेंडेंस उसकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में यहां पर एल नीनो जो कि भारत के अंदर कम बारिश वाला मौसम होगा, उसकी वजह से यहां पर फिर से हम कोल में अपनी जो डिपेंडेंस है उसको बढ़ती हुई देखते हैं। और ऐसे में अगर बात करें यहां पर तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सब कुछ सिर्फ कोल पर, अगर बात करें तो सिर्फ इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। क्या भारत अपने देश के अंदर ही कोयले का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा है? क्या हम कोयले पे पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत के अंदर कोयले को लगातार उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से कोयले का उत्पादन जो है, उसका प्रोडक्शन जो है देश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिमांड इतनी है, क्या करें कि यहां पर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। अब अगर बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमें ज्यादा करना है, सिर्फ यही वजह है कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इंपोर्ट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। भारत के अंदर आप देखेंगे कि सरकार भी लगातार अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाती जा रही है। ऐसे में भारत के अंदर अगर बात करें स्टील प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसे में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लगेगा भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील का इस्तेमाल होगा और स्टील को बनाने के लिए, स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोयले की और कोक की, कोकिंग कोल उसको कहते हैं। तो हमें कोयले की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो एक वजह है ही, साथ में जो भारत का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है यह भी एक वजह है कि भारत के अंदर कोयले का उत्पादन यहां पर उत्पादन भी बढ़ रहा है, साथ में इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। अब अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टारगेट है दोस्तों, प्रीलिम्स वगैरह के लिए आपको याद होने चाहिए। कहता है कि यहां पर सरकार का टारगेट है 2023 तक क्या करना है? 2023 तक हमें यहां पर जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर कितना करना है? कहता है 300 मिलियन मैट्रिक टन, यानी कि 300 MMT हमें अपना स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना है। यानी कि अभी जितना लेवल है उसका लगभग 71% हमें बढ़ाना होगा, यानी कि एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। और आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपको अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आपको स्टील प्रोडक्शन के अंदर यहां पर महारत हासिल करनी होगी। अब दोस्तों एक बात मुझे बताएंगे, भारत का स्टील प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार का जो टारगेट है वो आपको याद होना चाहिए, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की और बाकी मेंस के रेस्पेक्ट में। अब अगर यहां पर बात करें तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यहां पर बताएंगे कि भारत का कौन सा नंबर आता है स्टील प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया में। अभी भारत स्टील प्रोडक्शन के मामले में कौन से नंबर पर आपको खड़ा हुआ नजर आता है, यह भी यहां पर बताएंगे। चलिए अब अगर बात करें, हमने देख लिया कि कोल प्रोडक्शन की भारत के अंदर वजह क्या है। अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा कि हाइड्रो पावर प्लांट्स के क्या हालचाल है, क्योंकि हम कोल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं और हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं और उनसे बिजली का उत्पादन होता है। तो ऐसे में क्या यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा सिनेरियो है हाइड्रो पावर प्लांट्स का, तो कहता है कि भाई हाइड्रो पावर प्लांट्स की अगर बात करें
तो हाइड्रो पावर प्लांट्स का जो इस समय भारत की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे लोएस्ट लेवल पर आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें तो भारत का जो पिछले 10 साल का एवरेज देखें तो पिछले 10 साल की भारत ने जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है उसमें आपको हाइड्रो पावर से जनरेट होने वाली एनर्जी का लगभग 12% आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि पिछले 10 साल में जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का वो भारत के टोटल एनर्जी मिक्स के अंदर ऑन एन एवरेज 12% के आसपास रहता है। लेकिन अब यह घटकर 8.5% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है। यानी कि हमारा जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसके अंदर हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन यहां पर घटा है। यह बात अलग है कि कुछ हमने यहां पर सोलर पावर प्लांट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया है, विंड प्लांट्स का जो है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहां पर एक वजह आपको यह तो दिखती है कि ओवरऑल चलिए आपके रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनमें आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है, सोलर और विंड, तो वहां से वो बढ़ रहा है तो इसलिए ये घट सकता है। ठीक है, चलिए एक कारण आपको ये लग सकता है। लेकिन दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि ये जो बांध बनाए जाते हैं इनमें जो पानी स्टोर किया जाता है उनको रेजर्वॉयर कहते हैं, और बारिश कम होने की वजह से, नदियों में पानी कम होने की वजह से यहां पर ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यहां से कंट्रीब्यूशन कम होता हुआ नजर आता है। और ऐसे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो रेजर्वॉयर्स हैं इनके अंदर पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कम पानी आपको इस समय देखने को मिलता है। यानी कि 5 साल के लोवेस्ट लेवल पर आपको ये ऑपरेट करते हुए दिखते हैं जहां तक वाटर लेवल की बात है। अब भाई जितना वाटर लेवल होगा, जितना पानी बांध में होगा, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। इसलिए जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इनको डायरेक्शन जारी की गई है कि आप क्या करिए, दिन में तो पानी को होल्ड करिए और रात में ही आप पानी को जो है रिलीज करिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। ऐसे में क्या होगा, ओवरऑल जो बैलेंस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का और वो बना रहे और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई होती रहे। तो ऐसे तरह से आप यहां पर देख सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट जो है इस समय पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं गर्मी की वजह से। उसके अलावा अगर बात करें, ये जो बढ़ता हमारा डिपेंडेंस है कोल के ऊपर, जो हमारा डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है और भारत के अंदर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है कोल का, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर बात करें तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्तों ये है क्योंकि भारत पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में काफी ज्यादा आगे रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में। पेरिस क्लाइमेट डील की जहां तक बात है उसमें भी भारत के जो टारगेट्स हैं भारत ने उसको समय से पहले अचीव करे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कि 40% जो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज है उसकी तरफ से हमारी एनर्जी टोटल आनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल एनर्जी मिक्स के अंदर 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से आने वाला जो टारगेट था भारत ने उसको पहले पेरिस क्लाइमेट वाले टारगेट को समय से पहले अचीव कर लिया था। लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर्स के टारगेट हैं, ये तो परसेंटेज की बात हो गई कि टोटल एनर्जी का 40% रिन्यूएबल से आएगा, ये तो हमने समय से पहले अचीव कर लिया। चलिए, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो वहां पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है और यह समस्या हमें देखने को मिल रही है क्योंकि कोल पर हमारी डिपेंडेंस बनी हुई है। अगर बात करें यहां पर तो भारत का टारगेट था कि 2022 तक भारत को 175 गीगावाट जो है एनर्जी ये रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करनी है। रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या क्या आता है, रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर दोस्तों विंड एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है वो है हाइड्रो पावर प्लांट्स का। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। तब ऐसे में अगर बात करें तो कहता है कि 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी हमें रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करनी थी और वो टारगेट हम यहां पर मिस कर चुके हैं, ठीक है। और ऐसे में अगर यहां पर बात करें फॉसिल फ्यूल पर हमारी जो डिपेंडेंस है यही कारण है कि हम इस टारगेट को अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और हमारा जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस है वो आपको हाईएस्ट लेवल पर इस समय आपको देखने को मिलता है पिछले 5 साल में, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर ये कुछ समस्याएं इनकी वजह से पैदा होती हैं। अब ये था पूरा मामला, आपने समझ भी लिया कि कोयले का कितना इस्तेमाल भारत के अंदर हो रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट्स का क्या एनर्जी के अंदर रोल है। दोस्तों ये जितना भी हमने यहां पर आंकड़ों के साथ चीजों को डिस्कस किया है ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि 2024 का जो पेपर आया उसके अंदर कई बार इस बार को पेपर काफी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी फैक्चुअल चीजें जब पूछता है तो आसान तो होती हैं लेकिन फिर उनको भूलना भी उतना ही आसान होता है। फैक्चुअल चीजें जब पूछता है पेपर के अंदर तो जैसे ही पूछा कि भाई सबसे बड़ा जो कॉफी और कोकोआ का प्रोडक्शन होता है वो किस देश के अंदर होता है, इस तरह से आपसे कई प्रकार के फैक्चुअल चीजें पूछ सकता है। भारत के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कई प्रकार से आपसे फैक्चुअल चीजें पूछ सकता है और पहले पूछी भी गई हैं। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर जब बात हुई है कोल के प्रोडक्शन की, कोल के इंपोर्ट की, तो यहां पर प्रीलिम्स के फैक्ट हैं आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा अगर बात करें इंपोर्टर कोल का तो वो है चाइना, क्योंकि जब हमने कोल के इंपोर्ट की बात की है तो कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ फैक्ट है चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोल का इंपोर्टर है। और अगर बात करें भारत की
तो भारत आपको देखने को मिलेगा कोकिंग कोल के मामले में, कोकिंग कोल के मामले में भारत जो है वो सबसे बड़ा आपको इंपोर्टर बनता हुआ नजर आएगा 2026 के अंदर, यानी कि लगभग 1 से 1.5 साल में भारत कोकिंग कोल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा। कोकिंग कोल क्या होता है दोस्तों? कोकिंग कोल एक तरह का कोयला होता है जो कि स्टील प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर बात करें इंडस्ट्रियल यूज के लिए स्टील प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला कोयला जो है वो है कोकिंग कोल, और भारत इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर आपको बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 1 से 1.5 साल में। कोयले की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इंपोर्टर आपको इस समय देखने को मिलता है, कौन है? वो है चाइना। एक और यहां से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि भारत जिन देशों से इंपोर्ट करता है कोयला, सबसे बड़ा भारत को कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा भारत को कोल एक्सपोर्ट करता है, या फिर भारत किस देश से सबसे ज्यादा कोयले को इंपोर्ट करता है, तो वो यहां पर बता दीजिए। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है, तो भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले को इंपोर्ट करता है उन वो 3 आपको यहां पर मिल गए। सबसे पहले नंबर पर है इंडोनेशिया, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे है साउथ अफ्रीका। आपको कुछ याद रहे ना रहे, 2 को तो आप याद रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पेपर में आपको दे सकता है चाइना वगैरह दे दे तो आप एलिमिनेशन आराम से कर लेंगे, लेकिन याद रखेंगे सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है भारत को कोयला देने वाला जो देश वो है इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर हम इस तरह के कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस को ऐड करते रहेंगे और बताएंगे मुझे यहां पर, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। कहता है कि लार्जेस्ट कोल्ड प्रोड्यूसर कौन सा है पूरी दुनिया में? हमने लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर, ये तो हमने देख लिया कि लार्जेस्ट इंपोर्टर आपको चाइना मिलता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कोयले का पूरी दुनिया के अंदर, वो यहां पर बताएंगे। और ये भी बताएंगे साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारत का कोल प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्थान है, ठीक है। भारत दुनिया का कौन से नंबर पर आता है जहां तक कोल प्रोडक्शन की बात है। और दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, एक हिंट मैं आपको दे देता हूं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर बात करें यहां पर जो दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, इनमें से ये पूरी दुनिया का लगभग 50% कोल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर भारत की बात करें तो भारत पूरी दुनिया में लगभग 12% कोल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि भारत का कोल प्रोडक्शन पूरी दुनिया का 12% आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो सबसे बड़ा यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लेयर है कोल प्रोडक्शन के मामले में, वो आपको 50% मिलेगा। अब आपको अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन से वो लोग हैं। भारत का तो आपको पता ही लग गया 12% है, लेकिन मुझे बताएंगे भारत कौन से नंबर पर आता है रैंक में, और साथ में यहां पर बताएंगे कि भाई इनमें से सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं यहां पर 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। तो ऐसे में आप यहां पर 2025 की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 25,000 रुपए में, लगभग यानी कि 24,999 के अंदर आप 2025 के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और यहां पर बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम बैच और हिंदी मीडियम सभी प्रकार के बैचेज यहां पर जो है उनको लॉन्च कर दिया गया है। ये तीनों ही प्रकार के बैच आपको जीरो से, फाउंडेशन से तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठाते हैं और हर चीज आपको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। यहां पर अगर आपको 2025 की तैयारी करनी है तो दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव, आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और जैसे 2025 के कोर्सेज शुरू हुए हैं वैसे ही 2026 के कोर्सेज भी यहां पर शुरू होने वाले हैं। यहां पर सभी टॉप एजुकेटर्स आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे 2026 के लिए, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बात करें 2024 का जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए भी यहां पर कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे, आपके आंसर्स की इवैल्यूएशन होगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सभी चीजें आपको यहां पर पूरे फॉर्मेट में रखा जाएगा ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे पाए मेंस का। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर कुछ नए फीचर्स को ऐड किए गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आंसर इवैल्यूएशन, क्विक रिवीजन वगैरह आपको यहां पर चीजें मिलेंगी। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 19 जून को यानी कि आज शाम को 6 बजे जुड़ेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि भाई यूपीएससी की बैठक होने वाली है और ऐसे में इससे आप यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी की तरफ से हर प्रकार के ऑप्शनल आपको देखने को मिलते हैं, उनके ऑप्शनल जो है लॉन्च हो चुके हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे PSIR हो, सोशियोलॉजी हो, सभी प्रकार के ऑप्शनल आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इनमें एनरोल कर सकते हैं, अनअकैडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको यहां पर ऑप्शनल की तैयारी करनी है अनअकैडमी के साथ। और दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।